बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और अल्लाह सिर्फ तेरे से मैं मदद मांगता हूं। और हम पहले जब भी मैं आपके सामने तकरीर करनी शुरू करता था तो वो क्या आवाज आती थी? डीजल। और ये अब एक नई आवाज आ रही है, ये क्या है? और मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि मेलू का मतलब भालू है। अच्छा अमरदान, आपको पता है क्या? मर्दान, ये पहली दफा मैं मर्दान से इलेक्शन लड़ रहा हूं। आपने आज सब मुझे बताना है कि आप अपने कप्तान को हारने नहीं देंगे। अच्छा, मैंने सुना है कि मौलाना कासिम जो मेरे मुखालिफ हैं, मैंने सुना है वो एक अच्छा इंसान है। मैंने उसके ऊपर अच्छी बातें सुनी है कि दीनी आदमी है। तो मौलाना कासिम, मैं तो हर दीनी आदमी, हर अच्छे इंसान की मैं इज्जत करता हूं, लेकिन मौलाना कासिम, मैं आपसे एक वो इंसान जो समझता है कि मेरा मुल्क सिर्फ एक तरह उठ सकता है, जिधर इन चोरों ने हमारे मुल्क को पहुंचा दिया है, वो सिर्फ एक तरह उठ सकता है कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत, उसकी सीरत पे, उसकी सुन्नत पे चलें। ये मेरा ईमान है कि जब तक हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पे नहीं चलेंगे, हम जिस दलदल में हमारे मुल्क को फंसा दिया है इन चोरों ने और अमेरिका के गुलामों ने, जिन कर्जों में जिस तरह इन्होंने हमारी कौम मकरूज कर दी, हम इससे सिर्फ एक तरह निकल सकते हैं कि हम वापस उन असूलों की तरफ जाएं जिन असूलों पे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत को खड़ा किया था। तो मैं मौलाना कासिम, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यह है कि मेरे अल्लाह का हुक्म है, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। मेरे अल्लाह का कुरान में हुक्म है सारे इंसानों को कि तुमने अच्छाई के साथ खड़े होना है, तुमने हक के साथ खड़े होना है और तुमने बदी का, बुराई का, बातिल का मुकाबला करना है। मेरे अल्लाह ने कहीं भी ये नहीं कुरान में कहा कि जब अच्छाई और बुराई का मुकाबला हो तो आप न्यूट्रल हो जाएं, कहीं आपको इजाजत नहीं दी। तो मौलाना कासिम, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछता हूं कि घर में अपने बच्चों से जाके पूछें कि क्या नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ईमानदार हैं? अपने बच्चों से पूछे, अपने घर वालों से पूछे कि क्या तुम गवाही दे सकते हो कि ये जो 30 साल से
मुल्क को लूट रहे हैं ये दो खानदान। पूछें इनसे, अपने बच्चों से पूछें, दिल पे हाथ रख के बताएं कि क्या ये दो खानदान ईमानदार हैं? बताओ मर्दान, बताओ। 30 साल से ये मुल्क को लूट रहे हैं। 26 साल पहले मैं सियासत में सिर्फ एक वजह से आया था। 26 साल पहले मैं इनकी चोरी और करप्शन, जो मुल्क को कंगाल करके मकरूज कर रहे थे, यहां का पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके जा रहे थे, इसलिए मैं सियासत में आया था। और इसलिए आया था कि जब आप एक इंसाफ का निजाम कायम करते हैं, जब आप ताकतवर को कानून के नीचे लेके आते हैं, जब एक मुल्क में इंसाफ आता है, तब वो मुल्क खुशहाल होता है। कोई मुल्क, एक मुल्क मुझे बताएं, मैं सारी दुनिया पे रहा हूं, एक मुल्क मुझे बताएं जिधर उनकी लीडरशिप करप्ट हो और वो मुल्क में खुशहाली हो। एक मुल्क बताएं। सारी दुनिया में देखी है, गुर्बत की सबसे बड़ी वजह जब उसके मुल्क के हुक्मरान मुल्क का पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर ले जाते हैं। तो मौलाना कासिम, आज मैं इन सबके सामने खड़ा होकर कह रहा हूं कि अगर आप समझते हैं, जिनके लिए, जिस कोलिशन में आप खड़े हैं, अगर आप वो ये समझते हैं कि ये नवाज शरीफ और इसका खानदान और जरदारी उसका खानदान, अगर ये ईमानदार हैं, तो मैं आज आप सबको कहता हूं कि उसको वोट दे दो। लेकिन मौलाना कासिम साहेब, इनके ऊपर तो चोरी पे किताबें लिखी हुई हैं। इनके ऊपर तो बीबीसी ने 2 फिल्में बनाई हुई हैं इन दोनों की चोरी पे। इनके ऊपर किताबें हैं इनकी चोरी की। मौलाना कासिम, मुझे जवाब दो, मेरे ऊपर हर रोज नई एफआईआर कटती है, हर रोज मैं अदालत में जाता हूं, हर रोज मैं जमानत लेता हूं। मौलाना कासिम, मुझे बताएं, मैं क्यों लंदन नहीं भाग जाता? मैं क्यों नहीं मुल्क छोड़ के जाता? मैं अदालत में भी इनका मुकाबला करता हूं, इन चोरों का, और मैं जमीन पे जाके अपनी कौम को जगाता हूं, अपनी कौम को बताता हूं कि मेरी कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं, किसी कौम का भी कोई मुस्तकबिल नहीं जिसके ऊपर चोर मुसल्लत हो, जिनके ऊपर अरबों रुपए के केसेस हो। तो मुझे मौलाना कासिम, आप सुना अच्छे आदमी हैं, मुझे बताएं, आपका ज़मीर इजाजत देते हैं आपको इन चोरों के साथ खड़े होना? कैसे आप अपने अल्लाह के सामने खड़े होंगे? क्योंकि अल्लाह ने तो वाज़ेह तौर पे आपको हुक्म दिया है अमर बिल मारूफ का। उसने आपको हुक्म दिया है कि अच्छाई का साथ दो। और अगर आप ये समझते हैं कि इमरान खान करप्ट है और फिर चले जाएं इसके साथ, लेकिन अगर इमरान खान करप्ट होता तो वो भी आज दुम दबा के नवाज शरीफ की तरह मुल्क से बाहर भागा होता। खड़ा है कोई मदान, ठीक करेगा सब जब काम, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। मर्दान, तख्त भाई, लेकिन जिला तो मर्दान है,
तख्त भाई सुनो। अच्छा तख्त भाई फिर से हाथ उठा के बताओ, आपने मुझे हारने नहीं देना। मैं सबकी जिम्मेदारी लगा रहा हूं, जितने यहां खड़े हैं मैं सबकी जिम्मेदारी लगा रहा हूं कि आपने घर घर जाके लोगों को निकालना है। ये जो चोर हैं इनके साथ मिला हुआ है इलेक्शन कमिश्नर, एक बदयानतदार आदमी, इनके साथ मिलके इसने कम से कम 10 से 15 हजार जाली वोट डलवाई हुई है और हमने 10 से 15 हजार जाली वोट के बावजूद इनको शिकस्त देनी है। मुर्दान जब मैं तख्त भाई तख्त भाई बड़ा वैसे जज्बा है आपको अपने तख्त भाई होने का। मैं अच्छा तख्त भाई, हाँ अच्छा तख्त भाई तो मैं मौलाना कासिम साहब, अगर आप ये समझते हैं ना कि जरदारी और नवाज शरीफ चोर नहीं है तो ये क़यामत की निशानी है। करप्शन क्या होती है तख्त भाई? करप्शन क्या होती है? चोरी होती है जब आपके कोई टेलीफोन जेब से निकाल ले, इसको चोरी कहते हैं। चोरी होती है आपके घर में कोई आके डाका मार दे। लेकिन करप्शन होती है जब कौम का पैसा चोरी किया जाता है, जब आपका पैसा चोरी किया जाता है, जो आपके स्कूलों पे लगे, अस्पतालों पे लगे, सड़कों पे लगे, आपके आटा को सस्ता करने पे लगे। जिस तरह हमने पेट्रोल और डीजल को कम किया, सब्सिडाइज किया, इस पे पैसा। तो जब कौम का पैसा चोरी होता है और दूसरा वो मुल्क से जब बाहर लेके जाते हैं डॉलर लेके, तो डॉलर कम होते हैं। जब डॉलर कम होते हैं रुपए की कीमत गिरती है। जब रुपया गिरता है महंगाई आती है। बाहर से जो भी चीजें इंपोर्ट करते हैं सब महंगी हो जाती हैं जब रुपया गिरता है। तो ये सारे मिलके बताएं कि इनके बड़े बड़े महलात, लंदन में जो 4 बड़े बड़े महलात, मैं अभी आपको भी फिल्म दिखाने लगा हूं, जरा वो भी देखें। उससे पहले करप्शन ये होती है जब इक्तिदार में आके आप अपने इक्तिदार का फायदा उठा के पैसा बनाते हैं। मैं जितनी देर इक्तिदार में रहा, तख्त भाई सुन लो, 3.5 साल जब नवाज शरीफ भी उतना देर रहा, उसने 17 फैक्ट्रियां बनाई। जब वो इक्तिदार में था 90 से 93 तक 17 फैक्ट्रियां बनाई उसने। और मेरा रिकॉर्ड देखो कि 3.5 साल में मैंने अपने दादा की भी जमीन बेची, अपने बाप की भी जमीन बेची। एक बताएं कि इमरान ने फायदा उठाया हुआ इख्तियार का? एक बताएं। हर चीज ये सारों से पूछते फिर रहे हैं कि कोई बताए इमरान खान ने कोई चोरी की हो। मैं इन सबको बताता हूं, चैलेंज करता हूं तुम्हें कि कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने ऑफिस में आके इतना मुल्क का कम पैसा खर्च नहीं किया, इतना पैसा बचाया नहीं। मेरा चैलेंज है इन चोरों के मुकाबले में।
तो मर्दान, तख्त भाई, जिला मर्दान। अच्छा तख्त भाई सुनो, अच्छा अब मैं दो और बड़े पहले मैं आपको ये दिखाने लगा हूं, ये जरा भी सारे बैठ जाएं क्योंकि मैं इनको एक फिल्म दिखाने लगा हूं। मैं ये चाहता हूं, बैठ जाओ तख्त भाई, मैं ये चाहता हूं कि ये जब आप फिल्म देखेंगे तो मौलाना कासिम को जरूर आपने ये बताना है इस फिल्म का। अब ये देखें, बैठ जाओ ताकि वो देख लें पीछे। अच्छा मर्दान सुनो जरा, ये फिल्म क्या है? मुझे पता चला, उधर भी नीचे बैठ जाओ, उन्होंने देखना वो फिल्म। शाबाश, नजर आ रही है सबको? अच्छा अब पहले मैं बैकग्राउंड बता दूं कि मुझे पता चला कि लंदन के सबसे महंगे इलाके के अंदर 4 अरबों रुपए के महलात ये नवाज शरीफ ने खरीदे अपनी बेटी के नाम पे। ये आज से कोई 10-11 साल पहले की बात है। तो जब मैंने ये कहा तो नवाज शरीफ की बेटी मरियम टीवी पे आई, तो सुने उसने क्या कहा, ये देखिए जरा आप। मुझे लगा कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ रहता और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहां से निकाल के ले आए हैं। मेरे नाम पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो रियल की बात है। सुन लिया, कहती कि मेरी लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी मेरी बेचारी की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मैं तो एक गरीब लड़की हूं। अच्छा अब मरियम को नहीं पता था कि वो सच का खुदा है, अल्लाह हक है, उसका वादा है कि आज नहीं तो कल सच सबके सामने आ जाएगा। अब उसको नहीं पता था कि 4 साल के बाद एक इंटरनेशनल इंकशाफ होता है, पैनामा पेपर्स, और उसके अंदर ये आ जाता है। उधर उनको पुलिस नीचे क्या तासु कहना, हाँ अच्छा। तो अब मरियम को नहीं पता होता कि वो तो इंटरनेशनल एक इंकशाफ हो जाता है, और उसमें क्या होता है, उसमें पता चलता है कि वो जो 4 महंगे महल थे वो मरियम के नाम पे थे। अब जरा ये आपने मौलाना कासिम को जरूर दिखाना है। अब जरा जाए उसका भाई क्या कहता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक यून के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्को लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं, और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूँ उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ, मेरी हमशीरा जो है। ठीक है जी, समझ गए? खुद तस्लीम करता है कि ये जो 4 बड़े महंगे अरबों रुपए के जो महल्लात हैं वो हमारे भी हैं, और मेरी बहन मरियम नवाज शरीफ उसकी मालिका है। सुन लिया? पहले कहती कि मेरे पास तो लंदन छोड़ो पाकिस्तान में भी कुछ नहीं है। जब इंकशाफ हुआ कि लंदन के सबसे महंगे इलाके में अरबों रुपए के 4 महलात इनके, ये क्यों इसने झूठ बोला? तख्त भाई क्यों झूठ बोला? क्योंकि चोरी का पैसा था। इसके बाप ने पैसा चोरी करके बाहर लेके गया था। अच्छा अब जब पकड़ी गई, अब मरियम, मैंने कभी किसी को, अब जरा ये अगली मैं वीडियो दिखाने लगा हूं, जरा गौर से देखना। मैंने अपनी जिंदगी में, तख्त भाई, मैंने कभी अपनी जिंदगी में इतने सीधे मुंह से झूठ किसी को नहीं बोलते देखा जितना मरियम बोलती है। अब ये देखें जरा, ये क्या कह रही है। हसन हुसैन के पास आज जो भी है वो एक अरबपति
दादा के पोते हैं, उस अरबपति दादा के पोते हैं जो 1960s और 70s में पाकिस्तान का अमीर तरीन इंसान था। ये जो एसेट्स हैं, ये जो बिजनेस के लिए पैसा है, ये सारा दादा से डायरेक्टली बच्चों को ट्रांसफर हुआ। सुन लिया? कहती अब ये कह नहीं सकती थी। देखिए, मैं आपकी तरबियत भी कर रहा हूं ना तख्त भाई, मैं आपकी तरबियत भी कर रहा हूं। अच्छा, अब इसने क्यों कहा कि जी वो वालिद की नहीं? क्योंकि वालिद का जिस वक्त नाम लेती तो सबको पता था कि वालिद के पास तो पैसा ही नहीं था वो प्रॉपर्टी लेने का। तो उन सबको पता चल जाना था कि वालिद ने अवाम का पैसा चोरी करके लिया है। तो कहती दादा का है। अब दादा दुनिया में नहीं था। अब दादा को कौन कहे कि दादे के पास है या नहीं है? अच्छा, अब मरियम का जो दादा था वो शहबाज शरीफ का बाप है। मरियम का दादा शहबाज शरीफ का बाप है। अब शहबाज शरीफ अपने बाप के मुताल्लिक क्या कह रहे हैं, जरा आप ये देखें। मेरे खानदान को 22 खानदानों में शुमार नहीं होता था। मुझे इसके ऊपर बाइस फख्र है कि मेरे वालिद का ताल्लुक एक गरीब किसान के घराने से था। मेरे वालिद का ताल्लुक एक गरीब किसान के घराने से था। हिंदुस्तान से वो तख्त भाई सुन लिया? वो कहता है गरीब किसान था दादा, वो कहती अरबोपति था। और असल में सबको पता है कि क्या हुआ। मैं इसलिए मौलाना कासिम साहब, देख लो ये झूठों को देख लो। आप इनके साथ बैठे हैं, अमर बिल मारूफ। आप अमर बिल मारूफ के साथ नहीं, आप नही अनिल मुनकर के साथ बैठे हैं। आप एक दीनी आदमी हैं। आप कैसे चोरों के साथ जा सकते हैं? और मेलू नहीं लड़ा यहां से, वो 4 सत्ता से लड़ रहा है। और इंशाल्लाह फिक्र ना करो, इंशाल्लाह धांधली के बावजूद जीतेंगे। आपको पता है तख्त भाई, आपको पता है कि ना पाकिस्तान में जब मैं क्रिकेट खेलता था अपने अपने अंपायर होते थे, ना पाकिस्तान हिंदुस्तान में जीता था, ना हिंदुस्तान पाकिस्तान में जीता था। जब उनका मुश्किल वक्त आता था तो उनके अंपायर मदद करते थे। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता कि हमारे अंपायर भी हमारे मदद करते थे। लेकिन एक दफा एक कप्तान पाकिस्तान से टीम हिंदुस्तान लेके गया और उनके अंपायरों के बावजूद हरा के आया उनको। वो आपका कप्तान था। इस तरह इंशाअल्लाह ये जो इलेक्शन कमिश्नर बददियानतदार आदमी जिसने 10 से 15 हजार जाली वोट डाले हुए हैं, मेरा चैलेंज है कि अवाम आज पाकिस्तान की हमारे साथ है। उसके बावजूद, धांधली के बावजूद इंशाअल्लाह तुम्हारा वही हाल करेंगे जो हमने हिंदुस्तान का किया था हिंदुस्तान जाके। अच्छा, अब 2 और मैं बातें करनी है तख्त भाई। एक, जो स्वात में हो रहा है, जो हमारे पुराने कबायली इलाके में हो रहा है, जब मेरी हुकूमत थी तो हमने दहशतगर्दी के ऊपर काबू पा लिया था। अब सब जानते हैं कि हमने दहशतगर्दी पे काबू पा लिया था। और आप सब जानते हैं कि मैं बार बार 20 साल कहता रहा कि हमें अमेरिका की जंग में नहीं जाना चाहिए। आप गवाह रहे हैं तख्त भाई, नौजवानों गवाह रहो कि मैं 20 साल कहता रहा कि यह हमारी जंग नहीं, यह अमेरिका की जंग है, हमें इसमें नहीं होना चाहिए। मैं कहता गया कि हमारे लोगों को किसी और की जंग में कुर्बान किया जा रहा है। 80,000 हमारे लोग कुर्बान हुए।
कोई पाकिस्तान में टीटीपी नहीं थी। जब हम उनकी जंग में गए तो हर किस्म का पाकिस्तान में दहशतगर्दी हुई। जब मेरी हुकूमत आई, आप सब गवाह हैं कि एक ड्रोन अटैक नहीं होने दिया हमने वाज़ेह तौर पे अमेरिका को कहा कि हम तुम्हारे साथ अमन में होंगे, लेकिन किसी जंग में हम तुम्हारे साथ शिरकत नहीं करेंगे। और यह अमन हो गया। अब स्वात के अंदर जो हो रहा है और कबायली इलाके में भी, जो पुराना कबायली इलाका था, मैं आज फेडरल गवर्नमेंट से पूछता हूं कि आप जिम्मेदार हैं इसके। आपने कैसे इजाजत दी? बॉर्डर आपके कंट्रोल में है और बॉर्डर से ये जो लोग आए हैं और ये जो अब दहशतगर्दी हो रही है और जो स्वात के लोगों ने कुर्बानियां दी थी, जब उन्होंने नकल मकानी की, उनके घर लूटे गए थे, उनको नुकसान हुआ। जो ज़कात देने वाले थे, नकल मकानी के बाद ज़कात लेने वाले बन गए। कुर्बानियां दी लोगों ने। हमारे सरबराह हमें अमेरिका की जंग में लेके गया और कुर्बानी अवाम ने दी, खास तौर पे कबायली इलाके की अवाम और स्वात की और मलाकंड की अवाम ने। तो मैं आज सवाल पूछता हूं, फेडरल गवर्नमेंट मुझे जवाब दो कि क्या आपका सिर्फ यह काम रह गया है कि इमरान खान के ऊपर केसेस बनाओ, उसके ऊपर झूठी केसेस बनाओ, एफआईआर करवाओ, हमारे लोगों को जेलों में डालो, मीडिया के ऊपर पाबंदियां लगाओ, शहबाज गिल को पकड़ के जिस तरह आपने उसके ऊपर तशद्दुद किया, और अब आजम सवाती को जो पकड़ के रात लेके गए और तशद्दुद किया, उसको भी नंगा करके तशद्दुद किया, शहबाज गिल को भी नंगा किया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए। क्या यह तुम्हारा काम है? तुम्हारा काम है अमन, लॉ एंड ऑर्डर आपकी जिम्मेदारी है। लॉ एंड ऑर्डर का यह हाल है कि सारे मुल्क में चोरियां डकैतियां हो रही हैं, स्ट्रीट क्राइम हो रही है। इधर इन इलाकों में जो स्वात के लोग निकले, क्यों निकले? स्वात के लोग इसलिए निकले कि उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी थी जब हमें अमेरिका की जंग में लेके गए थे। तो अब आप जिम्मेदार हैं जो हो रहा है। और महमूद खान चीफ मिनिस्टर साहब, मैं आपको आज कह रहा हूं कि फेडरल गवर्नमेंट को से पूछें कि आप अगर जिम्मेदारी नहीं संभालेंगे तो फिर हमें संभालने दें, हम करेंगे, हम दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े होंगे। और जो आजम सवाती से किया, उससे पहले जो कस्टोडियल टॉर्चर बंद करके तशद्दुद किया, उससे पहले शहबाज गिल पे और फिर सहाफियों पे, मैं सारे इदारों को आज कहता हूं कि अगर आप ये समझते हैं कि तशद्दुद करके आप अपनी इज्जत करवा लेंगे, गलत फहमी में ना रहें। इज्जत अल्लाह देने वाला है। आप मार के, तशद्दुद करके, जुल्म करके, आज तक दुनिया की तारीख में किसी जालिम को इज्जत नहीं मिली। लोग नफरत करते हैं, लोग नफरत करते हैं जब जो जुल्म करता है। और अगर आप ये समझते हैं कि आप लोगों की राय रोक लेंगे और इस तरह के तशद्दुद करके जब सारे चोरों को छोड़ा जा रहा है, शहबाज शरीफ जैसे डाकू और इसके बेटे को बरी किया गया एफआईआर केसेस से, जो भी जिम्मेदार है उनको शर्म आनी चाहिए। आप मुल्क के गद्दार हैं, आप मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं। सितम के की तरह उड़ जाएंगे।
चोरों को एनआरओ दे रहा है वो इस मुल्क का गद्दार है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1500 साल पहले कहा, उन्होंने कहा जो कौम छोटे चोरों को जेलों में डालती है और बड़े डाकुओं को नहीं पकड़ती वो तबाह हो जाती है, वो फना हो जाती है। जो भी आज ये बड़े चोरों को छोड़ रहा है और एनआरओ दे रहा है वो इस मुल्क का गद्दार है और हम मुकाबला करेंगे इनका। मैं निकलूंगा इनके खिलाफ, मैं अपनी कौम को तैयार करूंगा। और तख्त भाई आप तैयार हो जाएं, आप तैयार हो जाएं, मैंने कॉल देनी है आपको, ज्यादा देर नहीं है। फिर से तू अड़ जा, फिर से तू डट जा, फिर से वो बल्ला घुमा। कदम बढ़ा, फिर से वो लम्हा दोहरा जब जीत के आया था, फिर से वतन को जिता। जो इस मुल्क में चोरों को एनआरओ दे रहे हैं और अवाम के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, मीडिया को बंद करके सोशल मीडिया के पीछे मेरे ऊपर केसेस करके, ये अपने कानों से निकाल लो, जेनों में डाल लो। सब जो समझते हैं कि अगर इमरान खान को जेल में डाल के या उसके ऊपर केसेस करके वो पीछे हट जाएगा, मैं और जोर से आपका मुकाबला करूंगा। ये राहे अमल, आओ हम सब साथ चले। सारी कौम, मैं सारे पाकिस्तानियों को आज कह रहा हूं कि ये मुल्क का फैसला कुन वक्त है, ये मुल्क का फैसला कुन वक्त है। एक तरफ इन चोरों की, इन डाकुओं की गुलामी है, एक तरफ अगर तख्त भाई और मेरे पाकिस्तानियों, अगर हमने इस वक्त जहाद ना की तो इन चोरों की और इनके बच्चों की गुलामी करेगी ये कौम, एक मकरूज और गुलाम कौम बनेंगे। और अगर हम इस वक्त इनके खिलाफ खड़े होकर जिहाद करेंगे, इनका मुकाबला करेंगे, इलेक्शन इनको हराएंगे और इस्लामाबाद के ऊपर जब मैं आपको कॉल दूंगा एक अवाम का समुंदर आएगा तो इंशाअल्लाह अपने आप को हम हकीकी तौर पे आजाद करेंगे, क्योंकि गुलामों की कोई इज्जत नहीं होती। इज्जत सिर्फ आजाद खुददार कौम की होती है। हरे पासपोर्ट की इज्जत तब होगी, हरे पासपोर्ट की तब इज्जत होगी। आजाद, अभी मैं आपको एक आखिरी वीडियो दिखाने लगा हूं, बैठ जाओ जरा, सारे बैठ जाए। आखिरी वीडियो, उसके बाद मैंने आप सबसे हल्फ लेना है। मैं हल्फ लूंगा, लेकिन पहले मैं ये आपको वीडियो दिखाऊं कि इस मुल्क को ये जो चोर को ऊपर बिठा दिया है ये मैं कैसे जलील कर रहा है। सुने सुने, मैं सऊदी अरब से होकर आया हूं, मैं यूएई के होकर, अभी मैं तुर्की होकर आया हूं, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ ऐसा आप हाथ बटाओ। मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम, हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पांव पे खड़े होंगे। हाँ शबाज शरीफ, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मैं बड़ा मजबूर हूं। आप मजबूर इसलिए हैं कि आपने, अपने भाई ने और जरदारी ने मुल्क का पैसा चोरी कर करके बाहर ले गए हो।
और लोगों को कह रहे हो कि जनाब हम मांगने नहीं आए लेकिन पैसा दे दो, तो तख्त भाई मेरी बात सुन ले। अब मैं आखिरी बात कर रहा हूं, उसके बाद आपसे हल्फ लूंगा। आप सब ने अपनी जिम्मेदारी समझनी है, इस इलेक्शन में भी और उसके बाद मार्च में भी। अब आपने सारों ने अपना हाथ ऊपर करना है, सब हाथ ऊपर करें। मैं यहां से पढ़ूंगा, आप वहां से रिपीट करेंगे। टेलीविजन पर जो जो लोग हमें देख रहे हैं वो भी हमारे साथ शरीक हो जाए। और आपने ऊंची आवाज में बोलना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हल्फ उठाते हैं कि पाकिस्तान के आइन की हमेशा पासदारी करेंगे। हम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे कि हम कभी भी अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे और हम पाकिस्तान की हकीकी आजादी के इस जिहाद में आखिर तक इमरान खान के शाना बशाना जदोजहद करेंगे और हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। हम सबका हामी और नासिर। तख्त भाई, इस जबरदस्त शानदार जलसे का मैं आपको सलाम पेश करता हूं।